Good evening, everyone. I hope you are doing well in your life. Today's topic is electron transfer in inorganic compounds. अभी तक हमने जितनी भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में रिएक्शंस की हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जैसे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो PtCl3 NH3 टाइप आपने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो मेटल का चार्ज होता है वो हमेशा जो भी चार्ज है, जैसे सपोज़ आपने 2 पॉजिटिव चार्ज लिया, अभी जब आप आगे मूव करोगे कुछ एलिमिनेट हो गया, सपोज़ PtCl2 NH3 यानी कि Cl सिस्टम से बाहर हो गया, तो यहाँ पर चार्ज क्या है उसी हिसाब से वेरी करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसका चार्ज जो आप रिएक्टेंट की फॉर्म में लेके चले हो टिल प्रोडक्ट तक, वो हमारा चार्ज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, दैट इज़ +2। तो ऐसी जितनी भी हमने अभी तक रिएक्शंस की हैं वो रिएक्शंस एक कैटेगरी की थी। अभी आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो मेटल का चार्ज है वो क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। दैट मीन्स आपके जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे दूसरे रिएक्टेंट को। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन अभी हम वर्ड टू वर्ड स्टडी करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। In previous reaction we observed that oxidation state of metal is remain same। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस की हैं उसमें हमने एक बात ऑब्जर्व की है, अगर आपने नहीं भी की तो आप पिछली अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमने कोई रिएक्शन स्टडी की है उस पर ये कॉन्सेप्ट लगा के देखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप रिएक्टेंट की एक बार लेके चल रहे हो टिल प्रोडक्ट तक, वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगी। वट एवर बी द मैकेनिज्म, वट एवर बी द पाथ फॉलो, कोई भी रेट लॉ चले या कुछ भी चले, आपका जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो सेम था, कांस्टेंट था हर रिएक्शन हर स्टेप के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर चेंज होने लग जाएगा। दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में होगा। एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ऑल इन ऑल दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस आप कंसिडर करोगे उनके चार्ज में वेरिएशन आएगी। बट मैनी केसेस ऑफ एटम और ग्रुप रिएक्शंस आर आल्सो नोन। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है वो कितने टाइप की हैं, इधर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि अभी आपके सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की है। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें मतलब सिस्टम से 2 इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे एक ही बार में, लेकिन आपके सिलेबस में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आप किसके थ्रू कर सकते हो, या तो आप रिएक्शन से एटम और ग्रुप को लीव कर दो, जैसे कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया सपोज़ Fe साइनाइड 5Cl, अभी यहाँ पर था क्रोमियम वाटर 6, तो रिएक्शन सपोज़ इन दोनों को आपने रिएक्शन किया। अभी रिएक्शन जब किया तो Fe साइनाइड 5 वाटर और Fe साइनाइड क्रोमियम वाटर 5Cl। तो एक तरह से पहले रिएक्शन पे Cl किसके पास था, इस आयरन के पास था, अभी रिएक्शन में Cl किसके पास है, क्रोमियम के पास है। तो ऐसी रिएक्शंस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वाया किसके होगा, एटम और ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बिटवीन 2 ट्रांजिशनल मेटल आयन, 2 ट्रांजिशनल मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और एक्सचेंज बिटवीन सिंगल एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जैसे अभी हमारे पास आयरन की एग्जांपल जो हमारे पास मोस्टली होती है, आयरन मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है, आयरन 2 और आयरन 3। कोबाल्ट भी ऐसे होता है, कोबाल्ट भी 2 में भी और 3 में भी स्टेबल होता है। तो ऐसे जब हम रिएक्शंस लेंगे तो हम एक को डिनोट कर दिया करेंगे स्टार के साथ, जिसको हम आइसोटोपिकली लेबल्ड बोलते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और कौन सा आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो उस वे में अभी हमने जो एक्सचेंज शो करेंगे तो हम सिंगल एलिमेंट ही लेंगे, यानी कि दोनों केसेस में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आयरन के बेस का ही होगा। हमने दूसरा यहाँ पे मैंने दूसरा मेटल कंसिडर किया था ना, आयरन और कोबाल्ट, लेकिन वहाँ पर भी क्या होगा, आयरन ही होगा। तो ऐसा होगा उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का जो रेट रिएक्शन का इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है स्टीरियोकेमिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेटल आयन इज इन्वॉल्व, दिस इंक्लूड्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन और नेचर ऑफ द लिगेंड।
तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन करोगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर करती है। जैसे कि अभी हमारा जो लीविंग ग्रुप है, सपोज़ हमारा बल्कि लिगेंड ये यहाँ पे लगा हुआ है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करना प्रेफर करेगा क्योंकि ये बल्कि लिगेंड है। अगर इसी के साथ से अटैक करेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो इसलिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत मैटर करती है आपके मेटल आयन के अराउंड। और दूसरा क्या मैटर करता है, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना मुश्किल होगा क्योंकि उसको पहले से ही लिगेंड्स ने सराउंड करके रखा हुआ है और हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन का चार्ज जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना हायर द पॉजिटिव चार्ज और उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उसने उतने ज़्यादा लिगेंड्स को अपने साथ कंट्रोल किया होगा, जिसकी वजह से कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है लेकिन कई बार फेवरेबल भी होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन। मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल फॉर एक्सचेंज। हमारे पास जो सुटेबल ऑर्बिटल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए वो बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव फ्री एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अगर हम कोई रिएक्शन सोच रहे हैं कि जैसे हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया, अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं होंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा हमारा जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है, द फैक्टर दैट हिंडर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट आर अराउंड द एक्सचेंज पार्टिकल हिंडर द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्बिटल। हमारे पास तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, अभी इसको हमारे जितना ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करके रखेंगे, पहले तो इसके खुद के लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है, फिर इसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने भी सराउंड कर लिया, तो समवट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो ये फैक्टर उसे क्या करेगा, हिंड्रेंस कॉज करेगा। नेक्स्ट क्या है, द लिगेंड दैट आर अटैच्ड टू द आयंस आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन शील्डिंग द ऑर्बिटल एक्सटेंशन इनटू द स्पेस। दूसरा क्या है, जो हमारे लिगेंड्स हमने अटैच किए हुए हैं वो हमारे मेटल को अपने ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र करने ही नहीं दे रहे। अगर हमारे पास लिगेंड्स ऐसे लगे हुए हैं, सपोज करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग वाला लिगेंड लगा हुआ है, एक्सेप्टिंग वाला ज़्यादा फेवरेबल लेंगे तो वो ज़्यादा हिंडर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की किसको ट्रांसफ़र हो रही है, लिगेंड्स को ट्रांसफ़र हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना किसी और सिस्टम को टिपिकल है। नेक्स्ट है द नॉन आइडेंटिकल लिगेंड बॉन्डिंग टू नॉन आइडेंटिकल बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड टू आयंस आल्सो हिंडर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। नॉन आइडेंटिकल बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक एंड कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। फ्रैंक एंड कंडन प्रिंसिपल क्या है, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में क्या है कि जब भी आप हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमारा न्यूक्लियर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि हमारे बॉन्ड लेंथ में इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फ्रैंक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद ईज व्हेन टू एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स हैव नियरली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो कैसे होगा, अगर हमारे जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स हैं यानी कि जिनमें दोनों सिस्टम में हमने जैसे सपोज करो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, तो ये इन सिस्टम्स की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए नियरली। तभी हम ज़्यादा आयरन के, जैसे आयरन की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का सेम नेचर है, तो इस तरह आयरन सिस्टम का जो फास्ट होगा। नेक्स्ट है द टू आयन शुड हैव आइडेंटिकल स्पिन स्टेट एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन इफ देयर इज ओवरऑल चेंज इन द स्पिन स्टेट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देन रिएक्शन प्रोसीड स्लो। तो एक कभी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो सेम स्पिन स्टेट के होने चाहिए, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स अगर लो स्पिन का है तो दूसरा भी लो स्पिन का होना चाहिए, एक अगर हाई स्पिन का है तो दूसरा भी हाई स्पिन का होना चाहिए। अभी लो स्पिन और हाई स्पिन किस पे डिसाइड करोगे, जब हमने CFSC स्टडी किया था, जब इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर अप करें रादर देन एक्साइटेड स्टेट में जाने से, तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस हम लो स्पिन कहते हैं
और अगर इलेक्ट्रॉन ईजी में ट्रांसफ़र कर जाए तो हम उसे हाई स्पिन बोलते हैं। तो उसी तरह से दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए। डिफरेंट मैकेनिज़्म, हमारे पास दो मैकेनिज़्म फॉलो होते हैं। एक मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रॉन टनलिंग। इलेक्ट्रॉन टनलिंग हम यूज़ करेंगे आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में, जब आप दो मैकेनिज़्म से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे। और जो लिगेंड ब्रिज मैकेनिज़्म है वो आप यूज़ करोगे इनर स्फीयर मैकेनिज़्म में। टुडेज आवर डिस्कशन इज़ बेस्ड ओनली ऑन द आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म, तो हम इनर स्फीयर मैकेनिज़्म को लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग है उसमें क्या है कि आपके लिगेंड आपको, जैसे हमारे पास अभी एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप बस इतना याद रखना कि आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में हमारा इलेक्ट्रॉन टनलिंग यूज़ होता है। दैट मीन्स हमारे जो लिगेंड्स हैं वो किसी पोजीशन पे चेंज नहीं जा रहे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वाया इलेक्ट्रॉन टनलिंग। और लिगेंड ब्रिज मैकेनिज़्म हम इनर स्फीयर में यूज़ करेंगे, यानी कि किसी लिगेंड की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे रादर देन स्ट्रेट हम किसी ऐसे, जैसे यहाँ पर सपोज़ करो ये कोई इंटरमीडिएट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोज़ करो ये एक मेटल आइटम थी और एक ये मेटल, ये लिगेंड के थ्रू पहले लिगेंड को ट्रांसफ़र किया, फिर लिगेंड ने इसको ट्रांसफ़र किया। तो ये हमारा लिगेंड ब्रिज मैकेनिज़्म हो गया, क्योंकि लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। और एक है स्ट्रेट ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिस्टम को मिल जाना, वो वाया इलेक्ट्रॉन टनलिंग है। पर उसके लिए डिज़ायर्ड कंडीशन क्या है, हमारे जो लिगेंड्स रास्ते में खड़े होंगे और जो हमारा एनर्जी बैरियर होगा इंटरमीडिएट का, वो दोनों को अगर ओवरकम कर पाएगा ये पाथवे, या अगर वो फेवरेबल फैक्टर होगा तभी हमारा ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म को हम कैसे करेंगे, व्हेन द इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ टू रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन इंटैक्ट इन ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा सिस्टम जैसे इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो दो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन हम लेंगे वो एक दूसरे से इंटैक्ट करें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के दौरान, और उसी टाइम हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस मैकेनिज़्म को बोलेंगे आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। सपोज़ करो कैसे बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ये था, एक कॉम्प्लेक्स ये था, क्योंकि रास्ते में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि ये मॉलिक्यूल्स दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में आए जितना पॉसिबल था, तब उस स्टेट में हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो उस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलेंगे, आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म, राइट। तो अभी हमने किस में देखा था ये ऐसी दो पिक्चर्स, अभी हमने किस में स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन टनलिंग में। If the reductant and the oxidant complex ions are both inert, if their inner coordination shell are saturated, then rate of a ligand exchange would not be possible and the ligand bridge would be negligible। तो ये चीज़ आपको अगर फॉलो करनी है या आपने ये मैकेनिज़्म स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन बोली गई है, क्या होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि जो आपके लिगेंड्स, जो भी आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, MLX टाइप कुछ कॉम्प्लेक्स और एक आपने ML-LX टाइप कुछ कॉम्प्लेक्स ले लिया, यहाँ पर डैश डाल लो, लिगेंड अलग भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि ये लिगेंड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फुली सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी के साथ न्यू बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ना हो उस मेटल में। सिमिलरली ये भी पूरी सैचुरेटेड होनी चाहिए। सैचुरेटेड को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब लिगेंड की एक्सचेंज रिएक्शन बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कहता है ये कंडीशन फॉलो हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिगेंड ब्रिज मैकेनिज़्म जो हमने बोला था, लिगेंड ब्रिज का जो मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट हो जाएगा। क्योंकि लिगेंड एक्सचेंज होने के बाद हमने किया था ना कि ये वाला लिगेंड इस मेटल को मिल जाता है, इसका मतलब वो लिगेंड ब्रिज मैकेनिज़्म हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या बोल दिया कि दोनों लिगेंड पहले सैचुरेटेड होने चाहिए, कोऑर्डिनेटिव सैचुरेटेड, कि उनमें किसी के साथ न्यू बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ना हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए क्या है कि अगर ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दोनों सेम के होंगे, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क होना चाहिए, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस के बाद हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वाया आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। सबसे पहला सिस्टम हमारे पास क्या है,
हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं जैसे Fe-SiO6 4 नेगेटिव और Fe-SiO6 3 नेगेटिव। अभी देखो दोनों सेम है, तो कैसे करोगे, एक को आप स्टार डाल दोगे ताकि आपको पता चल जाए कौन सी 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की है और कौन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का है। Such reaction have been investigated by the tracer method following using flow method और rapid quenching if necessary or fast reactions। ये हम कैसे जज करते हैं, वाया हेल्प ऑफ ESR और NMR की वजह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन अनदर मेथड हमारे पास नेक्स्ट क्या है, EL और D कन्फिग्रेशन। हमने ऑस्मियम डाइपिरिडिल 3 की जो ली है, जो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है, उसके बाद ये लीवो बन जाएगा और ये डेक्स्ट्रो बन जाएगा। अभी आपने इस पर स्टार डाल दोगे और ये स्टार के बाद लीवो बन जाएगा और ये वाला स्टार विदाउट स्टार वाला पहले L था, अब D बन गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल, इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आप कैसे पहचानोगे, आपको अगर एग्ज़ाम में रिएक्शन सिंपल लिखी हुई तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली आपको रिएक्शन दी जाती है, तो आपने उस मैकेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म की है, आउटर की है या इनर की है, फिर आप उसको इलेबोरेट करोगे। नेक्स्ट क्या है, द रेट लॉ शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट। पहली कंडीशन क्या आप देखोगे कि रेट लॉ शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट्स। दोनों का खुद के, अगर वो अकेले होते सिस्टम में तो उनका खुद के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होना चाहिए वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कंटेन इनएक्ट कोऑर्डिनेशन शेल ऑफ बोथ मेटल आयंस। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा दोनों का, जब वो दोनों क्लोज आएंगे, ये सफ़ियर जब हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो ये इंटरमीडिएट होना चाहिए। जैसे पहले वो दोनों दूर दूर थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जब वो एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में होंगे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेशन शेल ऑफ ईदर मेटल आयन शुड बी सफिशिएंटली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन सो दैट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज़ फास्टर देन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक बात का ख्याल रखोगे कि आपका जो मेटल, जो कोऑर्डिनेशन शेल आप ले रहे हो, जो MLX है, वो क्या होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड होना चाहिए और इनर्ट का होना चाहिए, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। Electron transfer is expected to be fast when no change in molecular dimension takes place। इसमें अभी क्या है, ये फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि इसमें क्या बोला गया है कि मॉलिक्यूलर डायमेंशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमारे पास ये था MLX, तो अभी हमारे पास एक चार्ज ले लेते हैं M2 पॉजिटिव और यहाँ पर M3 पॉजिटिव है। रिएक्शन हुआ तो हमारे पास इस मेटल पर स्टार डाल देते हैं, इस मेटल पर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव और इस मेटल पर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो अभी ध्यान से देखो, पहले इसका 2 पॉजिटिव था, लिगेंड के साथ इसका बॉन्ड क्या होना था, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या होना था, लंबा होना था। इस केस में अगर इसका कोई लिगेंड के साथ बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो कंपैरेटिवली क्या होगा, शॉर्टर होगा। ठीक, अभी रिएक्शन के बाद क्या होना चाहिए था, अभी ये 3 पॉजिटिव हो गया तो इसका लिगेंड के साथ बॉन्ड हो जाना चाहिए था शॉर्ट और इसका हो जाना चाहिए था लॉन्ग। लेकिन फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तभी फास्ट होगा जब इनका मॉलिक्यूलर डायमेंशंस क्या हो, चेंज ना हो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो गया, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर ये मॉलिक्यूलर डायमेंशन चेंज होगी तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म लग नहीं सकता। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन उन रिएक्शंस का रेट क्या होगा, वो क्या होगा, स्लो होगा। राइट, जो हमारे पास फेवरेबल फैक्टर अभी हम बोल रहे हैं ना कि इनर्ट भी होना चाहिए, वो पूरा सैचुरेटेड होना चाहिए, उसकी डायमेंशन नहीं बदलनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन का चांसेस ना के बराबर होना चाहिए, उन पे इंटरमीडिएट की स्टेट बननी चाहिए। तो ये सारी हम फेवरेबल फैक्टर बोल रहे हैं। जब हम फेवरेबल फैक्टर बोलते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो रिएक्शंस को क्या करेंगी, फास्ट करेंगी। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन रूल्ड आउट हो गई, वहाँ पर मैकेनिज्म लगेगा पर रेट क्या होगा, स्लो होगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द केटाइन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, आयन पेयर फॉर्मेशन डिक्रीजेस एंड द एक्टिवेशन एनर्जी बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो ये सिर्फ ये बात बोल रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, तो अभी देखो जब आप इस स्फीयर को इसके पास लेके आओगे तो यहाँ पर इसके भी लिगेंड लगे हुए हैं और इसके भी लिगेंड लगे हुए हैं ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और या फिर ये मेटल इसके लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये इसके जो लिगेंड है इसकी मेटल इसके लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस और अट्रैक्शन हमने क्या कर दी, इग्नोर कर दी। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जब वो विसिनिटी में आएगा तो उनमें अट्रैक्शन के फैक्टर कितने बढ़ रहे हैं या रिपल्शन का फैक्टर बढ़ रहा है, वो हमने सारे रूल्ड आउट कर दिए। तो अभी हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज साइज डिफरेंस प्रोसीड स्लोली। अभी जितना ज़्यादा मेटल दोनों मेटल्स के भी साइज़ का डिफरेंस होगा उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो अभी दोनों बॉल्स का साइज़ क्या है, सेम है। अभी एक बॉल छोटी होगी, उसको कुछ लिगेंड्स ने घेरा होगा, फिर दूसरी बॉल थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो चांसेस है वो स्लो हो जाएंगे। बराबर की टक्कर ज़्यादा होती है ना, तो उसी हिसाब से कि बड़ा और छोटे का ज़्यादा गैप रखोगे, साइज़ का ज़्यादा डिफरेंस रखोगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, वो होगा, लेकिन वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता रहेगा। एफिसाइनेट 6, तो जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे सिंपल सा एग्जांपल आपको देना हो, तो अगर आप बोलते हो कि अभी हमने बोलना हो कि मैं क्लास में टॉप करूँगा, तो आप क्या क्या फेवरेबल फैक्टर लोगे? आप लोगे कि पेपर इजी आ जाए, ठीक है, एग्ज़ाम अगर मुझे कुछ आता ना हो तो टीचर ऐसा हो कि वो मुझे चीटिंग करने दे, तो यानी कि आप वो सारे फेवरेबल फैक्टर बोलोगे जिससे आपका रेट फास्ट होगा, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी कंडीशंस बोलोगे। उसी तरह से अगर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में ये कंडीशंस होगी तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन मैकेनिज्म तो होगा ही फास्ट। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या है, एफिसाइनेट 6 4 नेगेटिव, एफिसाइनेट 6 3 नेगेटिव। इसमें क्या है, दोनों सिस्टम हमने क्या कंसीडर कर लिए, सेम। तो हमारा पहला कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया कि हमने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ले लिए जो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों का, दोनों के लिगेंड्स हमने सेम रखे हैं, यानी कि एक की तरफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना घर में कि हमारे सिबलिंग्स को अगर हम डिफरेंट चीज़ दिला देते हैं तो दोनों का अट्रैक्शन दोनों की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है, तो इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि दोनों को सेम ही चीज़ दिलवा देते हैं ताकि वो एक दूसरे की चीज़ की तरफ देखे ही ना। तो ये हिसाब करोगे कि आपने पहली कंडीशन क्या कर दी, हमने सैचुरेशन पूरी दिखाई है कि हमारे लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा है। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली है, लिगेंड्स ही बराबर के कर दिए हैं ताकि एक्सचेंज का रिएक्शन पॉसिबल ही ना हो कि ये इसकी तरफ एफिनिटी ना शो करे, ये इसकी तरफ एफिनिटी ना शो करे। थर्ड कंडीशन हमने क्या ली है कि हमने साइज़ बोला था कि ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस लेने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस रखोगे तो स्लो होगा, तो हमने आयरन भी सेम ही ले लिए। तो अभी सिर्फ क्या फ़र्क दिखाया है, कोऑर्डिनेशन नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट का, आयरन 2 पॉजिटिव का है और आयरन 3 पॉजिटिव का है। तो अभी हमने एक कंडीशन हमने ये अभी तक चेक नहीं की कि यहाँ पर स्पिन स्टेट सेम है तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, अगर स्पिन स्टेट डिफरेंट होगी तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो उसके लिए अभी हम क्या स्टडी करेंगे, पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। एफिसाइनेट 6, जब भी आपको एग्ज़ाम में ये रिएक्शन आएगी, आपने इस रिएक्शन की जो ये लेबलिंग है वो खुद से करनी है। जो बात आप समझाना चाहते हो पूरे टॉपिक में वो यहाँ पर थ्रू रिएक्शन मेंशन करोगे। एफिसाइनेट 6 4 नेगेटिव, एफिसाइनेट 6 3 नेगेटिव। अभी एग्ज़ाम में आपको स्टार नहीं डाला होगा, आप डालोगे स्टार। यहाँ पर आपने एक को आइसोटॉपिकली लेबल कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको फेरो बोलते हैं और इसको फेरिक बोलते हैं। हाई ऑक्सीडेशन को इक लग जाता है, लो ऑक्सीडेशन में ओ वर्ड लगता है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो क्या होगा। अभी साइनाइड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों का साइनाइड सेम नेचर शो करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयर अप। तो पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब D6, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, D5। अभी लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, T2G और EG बनना होता है। तो T2G और EG में यहाँ T2G और यहाँ EG, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं
तो 6 के 6 नीचे रहेंगे क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके केस में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो दोनों के कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गए, लो स्पिन, यानी कि हमने थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर दी। दोनों की स्पिन स्टेट सेम ली है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे इनर्ट नेचर के हैं, ये भी हमने चारों कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर दी। तो अब भी फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर ये सब कंडीशंस आप लगा के चल रहे हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, मॉलिक्यूलर डायमेंशन नहीं बदलेंगी। तो अभी आपकी जो मॉलिक्यूलर डायमेंशंस हैं वो नहीं चेंज होंगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर रिएक्शन बुक में देखो, पहले आयरन और कार्बन का बॉन्ड 2 पॉजिटिव है, यानी कि ये लंबा होगा, और 3 पॉजिटिव के साथ आयरन और कार्बन का बॉन्ड छोटा होगा। अभी रिएक्शन के बाद देखो 3 पॉजिटिव भी हो गया लेकिन बॉन्ड फिर भी लंबा है, यानी कि फोर्थ कंडीशन फ्रैंक कंडन खुद लगाएगा। अगर सब कुछ आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर डायमेंशंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। यानी कि बॉन्ड जो लंबा है वो लंबा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया, वो भी इतनी फास्टली। तो हमने ये जो रिएक्शन में किया है वो अब हम डिस्कशन में बोलेंगे। द आइसोटोपिक एक्सचेंज स्टडी कंफर्म दैट द कोऑर्डिनेटेड साइनाइड लिगेंड्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर नॉट एक्सचेंजेबल। आइसोटोपिक लेबलिंग करने से, यहाँ पर सपोज हमने यहाँ भी लेबलिंग कर दी होगी, तो हमने उससे स्टडी किया कि ये कार्बन इसी के साथ रहे हैं पूरे रिएक्शंस के दौरान, और ये साइनाइड इस आयरन के साथ ही रहे हैं पूरी रिएक्शंस के दौरान। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ आयरन, कार्बन और नाइट्रोजन, hence only electron transfer is occur. Leaving aside the electron that are to be transferred, both the metal ions have same electron spin. तो अभी हमने क्या देखा कि रिएक्शन के ऊपर देखो, दोनों रिएक्शंस का जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा हमने, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम T2G ऑर्बिटल विच इज़ नॉट एंगेज्ड इन द मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग, देयरफॉर डीलिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन 2 इज़ ईजी। अभी यहाँ पर देखो ये कैसे समझोगे, T2G में हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, और EG में हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं dx² -y², dz²। अभी एक का शेप डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास लिगेंड कहाँ पर होंगे, एक्सिस के ऊपर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री ही हमारी एक्सिस का एंगल होता है। और dxy dyz कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, इन्होंने जब मेटल ने लिगेंड को डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं किया तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, दैट मीन्स हमारा सिग्मा बॉन्ड भी नहीं बना। इसका मतलब हमारा जो T2G होगा वो पाई बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के चांसेस क्या हैं, नील हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, dx² y कैसा होता है, एक्सिस के ऊपर होता है, हमारा लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, अब ध्यान से देखो, T2G 6, T2G 5, बाद में क्या हुआ, T2G 5 हो गया, T2G 6 हो गया, EG को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब हमारी इसी वजह से हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, बॉन्ड लेंथ भी इसीलिए चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व ही नहीं होता T2G, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, राइट। तो द लिगेंड साइनाइड इज अनसैचुरेटेड एंड बोथ द रिएक्टेंट्स आर इनर्ट, क्लोज अप्रोच ऑफ द मेटल एटम इज़ नॉट पॉसिबल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस बाय टनलिंग। तो हमारे अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का एक्सचेंज है वो टनलिंग के थ्रू हुआ है, क्योंकि हमारा जो साइनाइड है वो किसी भी तरह की ब्रिजिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता कि वाया, ऐसे हमारे पास साइनाइड में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्लोरीन में होती है कि क्लोरीन फिर दूसरे मेटल के साथ, लेकिन आप किसी भी रिएक्शन में ऐसे ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो साइनाइड ऐसी कंडीशन में नहीं जाता, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, इलेक्ट्रॉन टनलिंग के थ्रू। द साइनाइड इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, देयरफॉर इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। सच लिगेंड ऑलवेज स्टेबलाइज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो साइनाइड क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है कि जैसे हमारे पास इसने दोनों को स्टेबल कर लिया कि जब जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे साइनाइड वहाँ से पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा और सिस्टम को क्या करता रहेगा, स्टेबलाइज करता रहेगा। For isotopic exchange, the equilibrium constant is unity, delta G naught is nearly zero. Therefore, activation energy is required to overcome the electrostatic repulsion between the ions like charge to distort the coordination of both species and to modify solvent structure around both sphere। ये सिर्फ लैंग्वेज बताई गई है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है आइसोटॉपिक एक्सचेंज के दौरान, क्या थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटी था और डेल्टा जी ज़ीरो के बराबर थी। देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द आयंस ऑफ लाइक चार्ज। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमें चाहिए होगी, किसको ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को, टू डिस्टॉर्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज, टू मॉडिफाई द सॉल्वेंट स्ट्रक्चर अराउंड द बोथ स्फीयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, कोबाल्ट अमोनिया 6, कोबाल्ट अमोनिया 6। अभी पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है, दोनों का कंडीशन का जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिया है वो सेम ले लिया, ठीक है, दोनों का पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड हमने क्या बोला था, लिगेंड भी बराबर के कर दिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखे बिना, तो हमारे पास लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन भी हमने नील कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है। अभी स्लो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन स्टेट ऑब्जर्व करो। कोबाल्ट हमारा 2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ हाई स्पिन कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जो हमारा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ये बात हमेशा याद रखना, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सिर्फ हैलाइड के फैमिली को और OH नेगेटिव को। बाकी जो कोई भी लिगेंड हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, वो सारे लिगेंड्स के साथ ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या फॉर्म करता है, लो स्पिन, सिर्फ इनके साथ हाई स्पिन फॉर्म करता है। बाकी सबको आपने को सोचना नहीं है कि कौन सा लिगेंड है, सिर्फ ये दोनों को चेक करना है कि हैलाइड फैमिली या OH नेगेटिव तो नहीं है, बाकी सबके साथ लो स्पिन है। तो अभी ये वाला अमोनिया हमारे पास एम्बिडेंटेड होता है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ हाई स्पिन फॉर्म कर रहा है। तो हाई स्पिन में क्या कंडीशन होगी कि लो स्पिन का मतलब होता है मैक्सिमम पहले पेयरिंग होती है फिर बचा हुआ ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अभी पेयरिंग नहीं होगी, पहले ऊपर जाएगा फिर बचा हुआ नीचे आएगा। T2G 3 के बाद 4 और 5 EG में गए, 6 और 7 दोबारा T2G में आए, राइट। तो यहाँ पर लो स्पिन है, तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उसने बोले हैं वो सारे के सारे पहले नीचे होंगे फिर अभी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ध्यान से देखो, EG2 EG0 EG1 EG1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन EG में ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ में फ़र्क आ गया। दो कंडीशंस ख़राब हो गई, एक तो हमारा हाई स्पिन लो स्पिन का फ़र्क आ गया, दूसरा कंडीशन क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज T2G से होता तो हमारे बॉन्ड लेंथ को फ़र्क नहीं पड़ना था, यानी कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल हमारा ओबे होना था। अभी यहाँ पर इसकी वजह से हमारा फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल से भी रूल्ड आउट हो गया। तो इसलिए दो कंडीशंस ख़राब होने की वजह से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि हमारी बॉन्ड लेंथ बदलेंगी। पहले 2.11 एंगस्ट्रॉम था इसका, और इसमें हमारा देखो इसका 1.76 हो गया और इसका 2.31 हो गया। तो इसमें भी डिस्कशन करते हैं। द कोबाल्ट NH3 इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स, द एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेटेड अमोनिया लिगेंड बिटवीन द टू इज फाउंड टू बी एक्सीडिंगली स्लो। द कोऑर्डिनेटेड अमोनिया डू नॉट हैव एनी अदर लोन पेयर थ्रू विच दे कैन फॉर्म द ब्रिज बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। कहता हमने पहली कंडीशन तो सारी सही ली थी कि हमने अमोनिया ऐसा लिया था जिसके पास एक ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वो इसने इसको दे दिए। अब दोबारा से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है देने के लिए इसके पास, तो लिगेंड ब्रिज मैकेनिज्म फॉलो नहीं होना था। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लोरीन क्या लिगेंड ब्रिज में लगने का मतलब ये है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब भी अमोनिया के पास तो यही था एक लोन पेयर अमोनिया के पास, अभी नेक्स्ट को देने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर ब्रिजिंग वाला मैकेनिज्म तो लग नहीं सकता। ठीक है, दोनों कंडीशन हम तो सही लेके चले थे।
in this reaction the outer sphere mechanism is slow because of the following reason. सबसे पहले the since cobalt nitrogen distance in the oxidant and the reductant complex are appreciably different. तो हमने बोला था कि साइज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं लेना, पहले उन दोनों के साइज़ में पहले से ही बहुत फ़र्क था. दूसरा, the energy considerably energy of activation is required to excite two ions have identical cobalt nitrogen distance. क्योंकि हमने क्या किया, एक को हम लो स्पिन सपोज और दूसरा क्या था, हाई स्पिन था. तो हमारा पहली एनर्जी हमारी कहाँ पे कंज्यूम होगी, यहाँ पे साफ पेज पे देखो, यहाँ पर पहले एक जना लो स्पिन था, एक जना हाई स्पिन था. अभी साइज़ में फ़र्क है ना, थोड़ी बहुत बड़ी और छोटी दिखाएंगे. तो अभी जो अगला स्टेप होगा, पहले इनको बराबर करने में लगेगा. ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी कंज्यूम हो गई ना, तो इस वजह से रिएक्शन पहले स्लो हो गई. फिर हमने साइज़ का फ़र्क लिया हुआ है, उसकी वजह से हमारा रिएक्शन का पाथ क्या है, स्लो हो गया. नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईजी ऑर्बिटल. तो ईजी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह जो कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में इंगेज होता है. इसलिए हमारा जब आप डी लिंकिंग करते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हो, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. द स्पिन स्टेट्स ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और 3 दोनों की क्या है, डिफरेंट है, वो हमने देख लिया. तो इन रीजंस की वजह से हमारा रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया. अभी नेक्स्ट एग्जांपल है ऑस्मियम डाइपिरिडिल 3. डाइपिरिडिल क्या होता है, ये वाला, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है. तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड में भी आप ऐसे ही करोगे. ऑस्मियम नाइट्रोजन डिस्टेंस इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पर ये रिएक्शंस भी फास्ट है, क्योंकि ये वैसे भी सिस्टम हमारे पास ऑस्मियम का आयरन की फैमिली का ही होता है. तो जैसे जैसे आयरन के लिए बोल रहा है वैसे वैसे बोलोगे. ऑस्मियम नाइट्रोजन डिस्टेंस इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलमोस्ट सेम, हैज़ वेरी लिटिल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ऑस्मियम नाइट्रोजन डिस्टेंस इन 2 कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिकल. बहुत कम एनर्जी लगेगी इन दोनों को आइडेंटिकल बनाने में. लिगेंड डाइपिरिडिन हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, क्योंकि पाई एक्सेप्टर एक बार मेटल को दे देगा, उसके बाद इसके पास कंजुगेशन है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमारी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग का मैकेनिज्म है वो क्या होगा, फैसिलिटेट होगा. नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉन अंडर ट्रांसफरेंस इन द इज़ प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल विच इज़ नॉट एंगेज इन. अगेन हमारे पास यहाँ पर कन्फिग्रेशन लिखोगे, एक हमारे पास T2G6 होगा, एक हमारे पास T2G5 होगा. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन T2G6, T2G5 और ये T2G5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T2G6 रिएक्शन के बाद. तो दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र T2G से हो रहा है, इसलिए हमारी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी. दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, लो स्पिन, ये भी लो स्पिन है, और रिएक्शन के बाद भी ये लो ही रहेगा. तो इसलिए ये रिएक्शन की दोनों की स्पिन स्टेट्स भी सेम है, इसलिए रिएक्शन क्या है, फास्ट है. That's all about this topic. Thank you so much.